जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नगीना में बड़ा उलटफेर। वाराणसी में लोकसभा से पीएम मोदी चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि 6,12,970 वोट मिले हैं पीएम मोदी को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव जीत लिया है पीएम मोदी ने। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी थे। और आपको बता दें कि 6,12,970 वोट मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आपको बता दें कि लगभग 1.5 लाख से जीत दर्ज की है। जो फासला था वो 1.5 लाख का था। तो वहीं पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर पीएम मोदी ने चुनाव जीत लिया है और साथ ही तीसरी बार वहां से जीत हासिल की है। आप रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए। रोहित, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? मिल चुकी है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत एक बड़े सवाल भी खड़ा करती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थक जो दावा कर रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड बनाना है कि तीसरी बार सांसद तो तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बनाने जा रहे थे, बड़े ही अति आत्मविश्वास से दावे करते थे। और उनकी उम्मीद थी कि लगभग 6 लाख के आसपास का मार्जिन रहेगा, क्योंकि बनास में माना जा रहा था कि इस बार की जो लड़ाई हो रही है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत हार के लिए नहीं हो रही है, बल्कि एक बड़े मार्जिन क्रिएट करने के लिए। लेकिन उन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो हवाई साबित हुए। 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा वोट से विजय प्रधानमंत्री का वाराणसी में जितना उन्होंने कार्य किया है, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की जो ये जीत है वो कहीं न कहीं पचने वाली नहीं है। नैतिक दृष्टि से कहा जाए तो इसे जीत तो नहीं कहा जा सकता है। तमाम लोगों से देखिए, जिस तरीके से पूरी यूपी में जो नतीजे आए हैं उसका असर कहीं ना कहीं वाराणसी में भी देखने को मिला है, कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के समर्थक थे उनमें जो आज इस बार एक एकजुटता दिखी, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने सचमुच एक प्रकार से कहा जाए तो चमत्कारिक प्रचार किया। जो खटाखट का उनका नारा था या जो भी था वो सब कहीं न कहीं साबित हुआ। उन्होंने आरक्षण का जो भय दिखलाया वो भी कहीं न कहीं सिर चढ़ के बोला। तो इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि राजा भैया को भी यदि देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 सीटें राजा भैया के कारण भारतीय जनता पार्टी की लगभग चली गई। उनके आस ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पीएम मोदी ने यहां पर जीत हासिल की है। 6,12,970 वोटों से वोट उनको मिले हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास ये जीत हासिल की है। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुशील दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से आज के जो आंकड़े आए हैं कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लीड कर रहा है। और बीजेपी 36 सीटों पर उनके समर्थकों के साथ वो आगे पे लीड कर रही है। चंद्रशेखर आजाद को एक सीट मिल चुकी है, वो जीत चुके हैं चुनाव। और उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के इस परिणाम को लेकर किसी भी पंडित के पास, किसी भी जानकार के पास इतना तो लोगों को अंदाजा था कि जो एग्जिट पोल आया है वो पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन इतना आगे बढ़ जाएगी, 50% से आगे चला जाएगा विपक्षी गठबंधन, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। तो ये एक चमत्कारिक परिणाम के तौर पर आप देख सकते हैं। और यूपी से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, ये भी आप कह सकते हैं। और बीजेपी की जो 400 पार का उनका एक नारा था, वो नारा 300 पार भी होता नहीं दिख रहा है। तो कहा जाए तो उस नारे से काफ़ी जो शुरुआत से नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में उसके कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े नाम चुनाव हार गए हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ऐसे लोग चुनाव जीते हैं जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लखनऊ मंडल में खास तौर से देखिए आप, मोहनलालगंज, सीतापुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी, ये बाराबंकी, ये रायबरेली, ये आसपास की जितनी सीटें हैं, अगर उन्नाव और लखनऊ प्रॉपर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पे भाजपा हार गई है। राजनाथ सिंह जो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को संभाल रहे हैं लखनऊ में, उनकी जीत बहुत छोटी हुई है, उनकी मार्जिन बहुत घटी है। उनका नारा था कि अब की बार जीत 5 लाख के पार, लेकिन वो 75,000 से ही जीत पाए हैं। तो इस चुनाव को आप इस रूप में देख सकते हैं कि इस चुनाव को जनता ने
कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के उनकी झोली में वोट डाला है। भले कोई वोट मांगने पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन जबरिया लोगों ने उनको वोट दिया है। और कौशल किशोर तो केंद्रीय मंत्री हैं, मोहनलालगंज में चुनाव हार गए बगल की सीट पर। संजीव बालियान हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, महेंद्र नाथ पांडे मंत्री हैं हार गए। कितने मंत्रियों के नाम आप देखेंगे? अगर आप देखेंगे तो महाराजगंज में पंकज चौधरी चुनाव जीतने में कामयाब हैं, लगभग वो चुनाव जीतने के कगार पर हैं। इस तरह से बहुत गिनती के बड़े नाम हैं, बाकी हर जगह पर झटका लगा है लोगों को। जी अच्छा वीरेंद्र जी, आप अयोध्या को कैसे देखते हैं? अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, बीजेपी लगातार उसको भुनाती हुई नजर आई, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं असर नहीं कर पाया। देखिए, अयोध्या में जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, वो निष्प्रभावी हो गया। और राम मंदिर जैसे इतने बड़े मुद्दे को, जिसको 500 साल से इंतजार कर रहे थे लोग, और उस मुद्दे को निष्प्रभावी होना, वहां से बीजेपी के लल्लू सिंह की हार होना जातीय कम्बिनेशन दिखाता है। साथ ही ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी थी वो समाजवादी पार्टी के साथ गई, उसका फायदा महागठबंधन को मिला है, सपा और कांग्रेस के। क्योंकि राजा भैया का फैक्टर भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना, जिसकी वजह से कौशाम्बी से लेके प्रतापगढ़ तक और सुल्तानपुर तक, अंबेडकर नगर, जो ठाकुर बेल्ट रहे इलाके रहे, वहां पर काफी ज्यादा नाराजगी थी, उसका खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ा है। तो अयोध्या से तो बीजेपी को संजीवनी मिली थी। बीजेपी इस देश में अयोध्या से ही पैदा हुई, और आज अयोध्या की लोकसभा सीट वो हार गई। अवधेश प्रसाद ने, वो पासी समाज से आते हैं, और वो एमएलए भी रहे हैं, और उन्होंने लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया है। ये बहुत आश्चर्यजनक परिणाम है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। आज उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के उस 400 पार के मंशा को भी ध्वस्त कर दिया है। और कहा जाए तो 10 साल बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत के बजाय अभी बीजेपी जो 270 प्लस के ऊपर का नारा दिया था, वो खुद वहां तक नहीं पहुंच पाई है। ये जरूर है कि एनडीए का गठबंधन 272 पार कर सकता है और वो बहुमत के आसपास रहेगा, उसकी सरकार बना सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर जो धर्म की हवा चली थी, राम मंदिर का जो एक माहौल बना था, वो सब फ्यूज हो गया, वो सब नहीं चल पाया। और लोगों ने तमाम सारे नारों को, जुमलों को झुठलाते हुए बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग की है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर राहुल गांधी करीब 4 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। आपको बता दें कि रायबरेली से जीत दर्ज की है। रायबरेली सीट पर मंत्री दिनेश सिंह चुनाव हारे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग 4 लाख का यह आंकड़ा है। राहुल के लिए बहन प्रियंका ने रणनीति तैयार की थी, और इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को रायबरेली से बम्पर वोट मिले हैं। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति थी वो कामयाब होती हुई नजर आई। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से देखा जाए, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के पूरा चुनाव में जो है बीड़ा उठा रखा था, और वहीं जब आज मतगणना हुई, मतगणना में जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें 4,05,000 वोटों से राहुल गांधी विजय हुए हैं। फिलहाल अभी औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है, औपचारिक घोषणा होने ही वाली है, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 4,05,000 का जीत का आंकड़ा आया है। तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मंत्री दिनेश सिंह को जो है 4,05,000 वोटों से हराया है। तो इसको लेकर कांग्रेसी प्रशासन अगर देखा जाए, गठबंधन के नेताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। गठबंधन के नेताओं में मिठाइयां बांटी जा रही है, काफी जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी, इन 2 सीटों पर खासतौर से उत्तर प्रदेश में देश के नेताओं की निगाहें लगी हुई थी, और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है कांग्रेस के नेता, और समाजवादी पार्टी के नेता रायबरेली में काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार देखा जाए तो उन्होंने चुनाव की कंप्लेन उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीड़ा उन्होंने पूरी तरह से चुनाव प्रचार का उठा रखा था। तो कहीं ना कहीं यह जीत राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की भी जीत कही जा सकती है। ठीक है रोहित, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में जरूर कामयाब हुई है रायबरेली में। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुशील दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। सुशील जी, 2019 के चुनाव का अगर जिक्र करूंगा तो 2019 में पहला झटका जो है वो बीजेपी को तभी लग गया था जब पहले चरण की 8 सीटों पर जो आंकड़े सामने आए थे, जो नतीजे सामने आए थे, ठीक उसी तरीके से पहला झटका बीजेपी को इस बार भी लगता हुआ पश्चिम से नजर आया। चाहे हम संजीव बालियान की बात कर लें, वो हार गए, इमरान मसूद जीत गए, रामपुर वाली सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। कैसे देखते हैं आप? अगर 19 में पूरे देश में वो
छाती पीटने वाला ना हो जाता कि पुलवामा हो गया था, बालाकोट हो गया था, देश में पहली बार एयर स्ट्राइक सुनने में आई थी, जबकि एयर स्ट्राइक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने कर दी थी उस समय, जब 1 लाख सैनिक उन्होंने पकड़ लिए थे पाकिस्तान की। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा परसेप्शन बना दिया कि ये तभी जीत गया, बना तभी काम इनका हो चुका था, ये 1 to 1 होता उसमें। अब क्या है, देखिए कितना बड़ा ये इसे कहते हैं देवता, जो नड्डा कहते थे ना ये देवताओं के देवता हैं, ये चंपत राय कहते थे ना ये विष्णु के अवतार है मोदी, यूक्रेन रुकवा दिया। वो पत्रा कहता था ना कि जगन्नाथ जी भी इनके भक्त हैं। वो 2 शहजादे, जिनको 2 शहजादे कहते थे, जिनको मोदी ने इंटरव्यू में कहा था, वो नकली इंटरव्यू में, कि वो कौन राहुल, वो 4.5 लाख से जीत रहे हैं, वो कन्नौज से 3 लाख 3.5 लाख से जीत रहे हैं, और भाई 1.25 लाख पे किसी तरीके से बस जीत रहे हैं। अरे ये जो आपके जो कह रहे हैं एंकर, जो कह रहे हैं बनारस वाले, हम उनकी बात मान रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं। यहाँ पर देश के बड़ा नाम बीरेन्द्र सिंह जी बैठे हुए हैं, और इतना बड़ा चैनल है ये भारत समाचार। ये तो नैतिकता की तकाजा है कि मोदी जी को सर्टिफिकेट लेते ही रोक कह दे कि भाई ये मेरे साथ, मैं जनता ने ये वो नहीं किया है। इनको तो देश की सबसे बड़ी जीत लेनी चाहिए थी, जो मामा ने दी है, जिन मामा को उन्होंने निकाल बाहर किया था सीएमशिप से, वो 7 लाख 8 लाख के उससे जीत चुके हैं। तो अब आप दूसरी बात, हम इस देश के जनता से और इस देश के उत्तर प्रदेश से साधुवाद देते हैं, जो पत्रकार भारत समाचार के चैनल पर, कि देश फिर से बच गया, उत्तर प्रदेश फिर से बच गया। जो हम राम को लाए हैं, उनको राम ने बता दिया कि आप हमें नहीं लाए थे, भले ही आप 1 किलोमीटर की लाल कालीन पे चल के आओ। और दूसरा, अब देश में जानते क्या होगा, ये नहीं होगा जय श्री राम, मतलब तेरी भाषा में निकल तेरी बाहर निकल। अब वो नहीं, अब जानते क्या होगा, अब होगा जय राम भैया, जय सिया राम भैया, ये मेल चलेगा। दूसरी बात और है, एक चीज खत्म हुई है, आएगा तो मोदी ही, हर हर मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ठीक है, अब मोदी को आने में पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुशील जी। वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं कि कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, साथ ही अगर बात की जाए तो जो कहते थे कि अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे, या जो कड़ी टक्कर है वो 4 लाख से जीत रहे हैं, कोई 3 लाख से जीत रहा है, और मोदी जी बनारस में महज 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जीत दर्ज की है। कैसे देखते हैं, आपका क्या नजरिया है इन चीजों को लेकर? देखिए, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती चलती है चुनाव, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी कि वो 400 पार का उनका एक नारा था कि हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन वो नहीं कर पाए हैं। कई सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। उसके पीछे कारण ये है कि बार बार प्रत्याशी को रिपीट करना और एंटी इनकम्बेंसी होना, और बीजेपी की ये जिद कि हम इन्हीं को लड़ाएंगे, ये उनके लिए घातक साबित हुआ। अगर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे वो बदले गए होते तो बीजेपी को और बढ़िया जीत मिल सकती थी। ये जो हार हुई है तमाम लोगों की, जैसे संजीव बालियान जब चुनाव लड़े तो वहां पर विरोध हुआ, संगीत सोम ने उनका विरोध किया, ठाकुर समाज ने विरोध किया, पश्चिम से पहले है क्षत्रिय समाज के विरोध के स्वर उठने लगे थे, किसान कुछ संख्या में विरोध में थे। इसी बीच रालोद को इन्होंने तोड़कर अपने साथ मिला लिया। रालोद के साथ जाने के बाद भी ज्यादा असर नहीं पड़ पाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो सिलसिला हार का शुरू रहा, चलता रहा। अगर आप देखिए तो खाली एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी, ये 2 मंत्री हैं जो चुनाव जीते। बाकी अपने यहाँ लखनऊ में कौशल किशोर हार गए मोहनलालगंज की सीट पर, और इसी तरह से स्मृति ईरानी का आप देख लीजिए, वो हार गई हैं। इसी तरह से कई सारे मंत्री चुनाव हार गए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा धौरारम चुनाव हार गई। अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री, वो लखीमपुर खीरी में हार गए। बड़े बड़े नाम। तो ये एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशियों को लेकर थी, जिसको बीजेपी ने नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, जो वादे थे, जो चीजें जनता को 10 साल में सरकार से मिलनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजों पर लोग सहमत नहीं हो पाए। नंबर 3, ओबीसी के वोट की खातिर सवर्ण समाज को नाराज करना। नंबर 4, दलित समाज का जो वोट था, मायावती के बारे में ये जब मैसेज चला गया कि वो बीजेपी से डर गई हैं या बीजेपी से मिल गई हैं, तो उस दलित समाज के वोट को बीजेपी अपने साथ नहीं जोड़ पाई। वो ये मान गया कि बीजेपी के साथ मायावती के जाने से अब वो इंडिया गठबंधन की ओर मुड़ गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इसका फायदा मिल गया। ये 4-5 फैक्टर जो ऐसे हैं,
ये आप देखेंगे कि यही निर्णायक कारण रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे तो उन्होंने 39 सीट एक बार उनके टाइम में सपा जीती थी। अखिलेश यादव भी आज उस बराबर पे पहुंच गए हैं। अपने पिता की उस विरासत को उन्होंने संभाला। वो पिछले कई चुनाव हारे, लेकिन इस बार के चुनाव ने उनको भी संजीवनी दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्यता का चुनाव है और ये दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो पदयात्राएं रही हैं और जो उनका बयान है, जो उनकी छवि है, उसमें सुधार हुआ है। अखिलेश यादव एक जनाधार वाले नेता उत्तर प्रदेश में लगातार बने हुए हैं। उनके और डिंपल यादव, प्रियंका गांधी लोगों के रोड शो में भीड़ आ रही थी, जिसको समझने में जानकार लोग कहते हैं कि चूक कर गए। ये सब चीजें लोगों को देखनी होगी। समझदारी इस बात की भी है कि जिस अखिलेश यादव पर यह आरोप लगता था कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत गलत टिकटों का वितरण किया, बहुत गलत लोगों को टिकट मिला और इससे वो हारे, वो समझदारी इस बार के लोकसभा चुनाव में रही। उन्होंने टिकट बहुत मजबूत बांटे। करीब 18 से 20 टिकट ओबीसी समाज को दिए उन्होंने, जिसमें से अधिकतर कुर्मी समाज के लोग थे, वो जीते चुनाव। और साक के मौर्य, कुशवाहा, इस तरह के लोग भी तमाम सारे सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। यादव समाज में उन्होंने अतिरिक्त कोई टिकट नहीं दिया। इसके अलावा मुसलमानों को भी काफ़ी बड़ी संख्या में, एक कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाया जातिगत आधार पर। कई जगहों पर वो नहीं चला है, लेकिन अधिकतर जगहों पर वो जीते हैं। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए। इसीलिए फेल हो गए कि ये धरातल पर मामला कुछ और था, जिसको लोग अंडर करंट कह सकते हैं, जिसको लोग नहीं भांप पाए। बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन था, नेताओं का बहुत हर जात के जमावड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो डिजिटली मोबाइल में तो सबके घर घर पहुंच जा रही थी बातें, लेकिन इनके कार्यकर्ता डोर टू डोर नहीं गए। क्या कार्यकर्ताओं में निराशा थी या कार्यकर्ता मन से नहीं लगे? कुछ बात तो जरूर थी, क्योंकि जब 10 साल की सरकार हो जाती है तो कार्यकर्ता की जेब भी कुछ गर्म होनी चाहिए, उनका भी कुछ उत्साह होना चाहिए। खाली चुनाव में देवतुल्य का नारा देने से वो अपने आप को देवता नहीं समझने लगेंगे। अरे घर में खाने पीने की व्यवस्था होगी तब इस गर्मी में निकलेंगे और डोर टू डोर पहुंचेंगे। तो ये चीज़ें जो बड़ा संगठन एक दूसरे पर छोड़ते गए नीचे तक बात न पहुंचना, ये बीजेपी के लिए बहुत घातक हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहा जाएगा कि बीजेपी में एक थे सुनील बंसल, आज उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल के ना होने का असर भी आप देख सकते हैं। तीसरा और एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपको बताऊं कि लगातार पूरे 7 चरण के चुनाव में क्षत्रिय समाज को हर स्टेप बाय स्टेप नाराजगी उसकी बढ़ती गई। राजा भैया के मामले में अनुप्रिया पटेल के बयान से और ज्यादा नुकसान हुआ। अब अकेले योगी आदित्यनाथ कितना वो ठाकुरों का रोक लेंगे, जब ये सब किनारे किनारे से चाकू बल्लम लेके कोच रहे हैं। तो ये तो योगी ने अपने इलाके को बचा लिया है, खासतौर से गोरखपुर मंडल को ये कह लीजिए। वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 200 सभाएं की, लेकिन जब और ओबीसी समाज के नेता क्षत्रिय समाज को चिढ़ाने में लगे हैं, राजा भैया जैसे लोगों का अपमान किया, उसका सबका खामियाजा है ये। और बीजेपी कई अंगों से, कई कोनों से जब इस बात का विश्लेषण करेगी तो कई जगह वो चूक पाएगी। आने वाले 1-2 दिन में सब चीजें साफ होंगी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप फील्ड पर निकले थे, कई मुद्दों पर आपने गहनता से लोगों से बातचीत की, हमारा फील्ड पर पहुंचे थे। क्या किसानों के मुद्दे लगते हैं आपको कि इस बार नहीं सुलझ पाए? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कई सीटें जो हैं जहां पर चीनी मिल का मुद्दा सामने आया, चाहे बस्ती की सीट की बात कर ले, वहां पर चीनी मिल का मुद्दा सामने आया था। अजय मिश्र टेनी की बात कर ले, किसानों के ऊपर जिस तरीके से जब आंदोलन हुआ था, उनके बेटे पर आरोप है कि उसने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, मौत भी हुई थी वहाँ पर। पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये लखीमपुर खीरी, ये सब तराई क्षेत्र आता है। किसानों के मुद्दे नहीं सुलझ पाए लग रहा है आपको? देखिए, किसान के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे रहे। दलित वोट क्यों गया सपा की तरफ? क्योंकि अंबेडकर का संविधान खतरे में है, ये बात नीचे तक पहुंच गई। बीजेपी इसकी काट नहीं कर पाई और दलित ने मान लिया कि मायावती इसमें कुछ बोल नहीं रही है, वो भाजपा से डरी हुई हैं, ऐसे ऐसे कैंडिडेट दे रही है जो भाजपा के बजाय सपा को हरा हुआ है। तो वो भाग गया बड़ी संख्या में, भाजपा उसको अपने साथ रोक नहीं पाई और उसका नुकसान। किसान खेती बाड़ी तो चलिए कर ही रहा है, लेकिन
बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, हर साल हर सरकार के सामने ये चुनौती रहती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बुलडोजर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिला है। योगी ने जो अपराधियों पर, माफियाओं पर नकेल कसी, उस पर वोट पाए हैं ये, लेकिन बाकी जगह ये फेल हो गए इसलिए कि इन्होंने जातीय समीकरण में तारतम्य नहीं बैठाया, बार बार उन्हीं कैंडिडेट को रिपीट किया जिनसे जनता नाराज थी। किसान, नौजवान, बच्चे पर बार बार पेपर लीक पर मामले पे घेरा जा रहा था। इस पर उनको सावधान होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को उनके साथ माँ बाप भी जाते हैं जब सेंटर पड़ता है बाहर, रात भर रेलवे स्टेशन पर और रोडवेज के किनारे सोते हैं, होटल में इधर उधर। जो गरीब लोग हैं, पैसा खर्चा होता है, तो कहाँ से आएगा? ये सब व्यवस्थाएं, ये सब चीजें सरकारों को सोचनी पड़ती है। सरकारें अफसर न चुनाव जिताते हैं न हराते हैं, अफसर खाली मजा लूटते हैं। तो इसलिए सरकारों को इनसे सावधान हो जाना चाहिए कि वो उनके दिमाग से नहीं, जनमानस की बात को समझें। लेकिन नेताओं को जब आप डांट देंगे, मंत्रियों को डांट देंगे, तो कौन अपनी बात कहेगा? विधायक अपनी बात नहीं कह पाएगा। तो ये समस्या एक बहुत बड़ी है भाजपा में, और इसको भाजपा को समझना पड़ेगा कि खाली देवतुल्य कहने से वो आकाश में उड़ने नहीं लगेगा कि कोई घड़ी लगी है अनिल कपूर वाली, दबाओ, गायब हो जाओ, देवतुल्य हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं। देवतुल्य के लिए कार्यकर्ता के परिवार में भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, उनको भी रोजगार चाहिए। ये 5 किलो राशन से उनका काम नहीं चलने वाला है, उनको भी अच्छी जीवन शैली चाहिए, तब आदमी आपके लिए काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें रही हैं, अभी इनका आगे समीक्षा होगी। लेकिन भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश एक तरह से वाटरलू की तरह साबित हो रहा है, जहां उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। लखनऊ में यूपी में इंडिया गठबंधन ने 45 सीटों पर बढ़त बनाई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, एनडीए को यूपी में 34 सीटों पर जीत कह सकते हैं या बढ़त कह सकते हैं मिली है। चुनाव आयोग का ये आंकड़ा शाम 5:30 बजे का है। ये बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी को अकेले 38, कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी को 31, आरएलडी को 2 और अपना दल को 1, ये सीटों का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर यूपी में इंडिया गठबंधन ने 45 सीटों पर बढ़त बनाई है। एनडीए को यूपी में 34 सीटों पर जीत या बढ़त कह सकते हैं ये मिली है। साथ ही चुनाव आयोग का यह आंकड़ा शाम 5:30 बजे का है। ये बड़ी जानकारी। सुशील दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुशील जी, कैसे देखते हैं ये जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने ये साझा किया है? मैंने डे 1 से कहा कि ईवीएम में कहीं कोई समस्या नहीं है, वो टिक गया। मैंने 1 तारीख को ऑन एयर सर्वे दे दिया था अपना कि 40 प्लस मतलब 41 के आसपास गठबंधन जीत रहा है, जो लोग बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, अभी भी मेरे पास है। और एक एक सीट का मैंने सहारनपुर से शुरू करके चंदौली तक का मैंने एक एक सीट का किया था, और इत्तेफाक की बात है हमने अपने हिसाब से आकलन किया, मिला। अब हुआ क्या है, देखिए राम जी कितने गुस्से में थे। आपने वो हमेशा चित्र देखा हो जिसमें मोदी इतने बड़े और राम को इतना सा वो लेके आ रहे हो, लोग बता रहे राम को लाए। अब आप देखिए दोनों राम दिक्कत में आ गए। एक वो मेरठ के राम थे कई साल पुराने, मुझे लगता है शायद वो भी हार गए, वो अरुण गोविल, जहां तक मुझे लगता है। मामला काफी करीबी था उनका। हाँ, वो भी गए। और ये राम जो हिंदू राष्ट्र को ला रहे थे, ये जो लल्लू सिंह जी अयोध्या वाले राम, वो तो बिल्कुल ही चले गए, वो तो चले ही गए। अब आप देखिए जो बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही थी, उस बीजेपी से राम कितना नाराज थे, और ये बीजेपी के लोग नहीं जान पाए। बीजेपी के जो भगवान थे मोदी, वो नहीं जान पाए कि हमसे ही नाराज है इतना। क्योंकि राम भी देख रहे थे कि जब पत्थर लगा था, हमें याद है जब शिलान्यास का पत्थर लगा था, तो मोदी का नाम 12 फीट का था, योगी का नाम 1 फीट का था, मोहन भागवत का नाम 1 फीट था, और राम तो फिर था ही। और फिर जब ये तय हुआ कि राम की जमीन को कई गुजरात के और तमाम किस्म के जो व्यापारी हैं, वो 1 लाख रुपए जमीन विवाह लेके और कितने करोड़ में ले रहे हैं, तमाम चीजें उठी थी, तमाम रजिस्ट्रियां उठी थी। और फिर राम का जब जो धर्म था राम का, या जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो खुशबू थी, जो उनकी जो भावनाएं थी, वो लगा वो माल टाइप का बन गया।
तो धर्म को कहीं राम भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो उनको भी लगा, गुस्सा आ गई, और जो उनके मुरीद थे या उनके जो चाहने वाले। पूर्वांचल, सुशील जी, पूर्वांचल जो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, वहां भी कई सीटें ऐसी रहीं जो गढ़ थी बीजेपी की, लेकिन इस बार वहां पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया बीजेपी के लिए। कैसे देखते हैं इन चीजों को? पूर्वांचल की सबसे बड़ी सीट काशी, जिस काशी के नॉमिनेशन में मोदी जी के पास पूरा देश आया था, सारे कितने सारे मुख्यमंत्री 20-25 ठो, कितने मंत्री, कितने राज्यपाल, कितने क्या क्या सभी आए थे। क्या हाल हुआ काशी में? और काशी से लगी हुई चंदौली, जिसे ओरिजिनल पूर्वांचल कहा जाता है, वहां तो वो हाल हुआ है कि मतलब ना रोते बन रहा है ना हंसते बन रहा है। तो अब योगी जी ने अपना बचा लिया है, बुलडोजर योगी संत जैसे भी आगे सीएम के नाम पे, लेकिन हमें लगता है पूर्वांचल पूरा ही उन्होंने साफ कर दिया है। पूर्वांचल में आप बताओ, राजभर तीसरे नंबर पे, अरे वो निषाद, ये हो जाएगा बिल्कुल एकदम, तो कोई सब नंबर ही नहीं पता किसी का कहाँ पर है। और जिसके लिए परेशान थे गाजीपुर में, देखिए फिर जीत गए वो अफजल अंसारी, राजीव राव देखिए जीत गए। अब एक नाम नहीं 20 नाम ऐसे हमें। संजय निषाद तो गोरखपुर में चुनाव लड़ा रहे थे, वो तो घोसी में भी उपचुनाव लड़ा रहे थे, दोनों सब मिलके। का हाल हुआ था। तो ये उधर प्रवीण निषाद हार गए, प्रवीण निषाद हार गए, और अरविंद राजभर तीसरे नंबर पे आ गए। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका आकलन, ये एक तो था ना, जब आदमी में जब वो नहीं मत बढ़ जाता, लोग कहते रावण अहंकारी, बड़ा अहंकारी। जो ये मोदी वाली बीजेपी थी, इसके अहंकार का ही तो ये नतीजा निकला है। अच्छा, हम 5 किलो राशन देंगे तो क्या एहसान करेंगे? लंगर, गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, वो हाथ जोड़ के पैर छू के प्रसादा देते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि हम प्रसादा दे रहे हैं, हम लंगर खिला रहे हैं आपको। हाथ जोड़ते ये कहते हैं चुनाव के समय पर। अच्छा, खीरी वाली सीट को लेकर क्या आकलन है आपका? कौन कौन सा मुद्दे रहे खीरी वाली सीट में? लखीमपुर खीरी वाली सीट पर अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चुनाव हार गए। उनको तो अब वो क्या, जब चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया, जब पूरा चुनाव, और ये बात बीजेपी के भी लोग कह रहे थे और ये बात विपक्ष के भी लोग कह रहे थे कि चुनाव जनता लड़ रही है। और जब चुनाव जनता लड़ती है, जब भगवान जनता बन जाती है, वोटर, लोकतंत्र में भगवान वोटर है और वोटर का मतलब जनता है, तो भगवानों वर्सेज भगवान में हो गई थी। मतलब जो जनता के भगवान थे वो थे वोटर, और जो बीजेपी के भगवान थे वो थे मोदी जी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एटा से सपा के देवेश शाह के चुनाव जीत गए हैं, ये बड़ी जानकारी एटा से सामने आ रही। राजवीर सिंह राजू को 27,000 से चुनाव हरा दिया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एटा में भी समाजवादी पार्टी का झंडा फहरा है। यहां पर देवेश शाह के चुनाव जीते हैं, राजवीर सिंह राजू को 27,000 से हराया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एटा से समाजवादी पार्टी की सीट क्लियर होती हुई नजर आ रही है। देवेश शाह के चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी से राजवीर सिंह राजू को 27,000 से चुनाव हराया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, और बदायूं में आदित्य यादव 21,000 मतों से आगे। ये बड़ी अपडेट, एटा से सपा के देवेश शाह के चुनाव जीते हैं। तो वहीं आपको बता दें बदायूं में भी समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही। राजवीर सिंह राजू को 27,000 से हराया है। बदायूं में आदित्य यादव 21,000 मतों से आगे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक वो 5,000 मतों से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़त बना ली है आदित्य यादव ने। और इसी बीच आपको बता दें कि राजवीर सिंह राजू को 27,000 से हराया है। एटा की बात कर लें, सुशील दुबे हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुशील जी, क्या लग रहा है ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बदायूं को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, मैं तो देखिए एटा का देख लीजिए, मतलब लोध पुरोधा कल्याण सिंह, हिंदू पुरोधा कल्याण सिंह, अयोध्या के मतलब मालिक कल्याण सिंह, लगभग उनके पुत्र का ये हाल हो गया, ये हाल हो गया। अब ये आकलन तो बीजेपी कर सकती है, मोदी वाली बीजेपी नहीं कर सकती है। ये आदमी वो बीजेपी कर सकती है जो ओरिजिनल बीजेपी है, जिसका चिंतन होता था। गुजरात का जो कार्नर है वो कई किस्म का कार्नर है, वो केवल बीजेपी वाला कार्नर नहीं है। और दूसरी बात, जनता, इसको जनता को इन लोगों ने पीछे कर दिया था, मोदी को आगे कर दिया था, इसलिए वहां पर ये हार हुई है। और बदायूं को देख लीजिए आप, शिवपाल के सुपुत्र जीत गए, लगभग जीत ही गए, शायद बचे क्या उसमें। अभी 21,000 का ही आंकड़ा है, लेकिन कोई छोटा आगे है 21,000 से। 21,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। वहां पर वो संघमित्रा का शायद हटा के किसी और को किया था बदायूं में। तो अब स्थितियां, संघमित्रा के पिताजी देखिए वो कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, कहाँ चले गए।
जनता ने भगवान बन के लोकतंत्र को बचा दिया है, उत्तर प्रदेश को ठीक है, बचा मैं दिया है। रोकूंगा आपको माफी के साथ, लेकिन इसी भी सीधे लिए चलते हैं जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस